नमस्कार साथियों। अब मेरे आज के वीडियो में आप लोगों को खानवा के युद्ध के बारे में पता चलेगा। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को खानवा के युद्ध के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पानीपत के प्रथम युद्ध को कंप्लीट किया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, और उसी के साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का पूर्णतः अंत हुआ था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। आज का जो हमारा खानवा का युद्ध है वह बाबर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर विजयी हुआ तो उसके बाद वह दिल्ली का बादशाह बना, और जब बाबर खानवा के युद्ध में विजय हासिल करेगा तो बाबर के जीवन में स्थायित्व आएगा। कहने का मतलब यह है कि बाबर का जीवन जो अस्थिर था, घुमक्कड़ था, वो सारी चीज़ें इस युद्ध को जीतने के बाद समाप्त हो जाएंगी और उसके जीवन में एक स्थायित्व का निर्माण होगा, मतलब उसका जीवन स्थिर हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किन कारणों से राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। क्या वे वजहें थीं कि वो राणा सांगा जो एक समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की ही मदद कर रहा था, और आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई या ऐसी परिस्थितियों ने जन्म ले लिया कि राणा सांगा खुद बाबर का दुश्मन बन बैठा। राणा सांगा वो जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया तो उसने भारत में ही रह के शासन करने की अपनी योजना बनाई। अब वह यह सोचने लगा कि वह दिल्ली का शासक बन जाएगा और दिल्ली के बादशाह के रूप में वह भारत में रह के शासन करेगा। उसने मुगल वंश की स्थापना कर ही दी थी, तो अब उसके जो विचार थे वो वापस लौट के मध्य एशिया या काबुल नहीं जाना चाहता था। और राणा सांगा जो मेवाड़ का राजा राणा सांगा था, वो ये सोचता था कि इसके पूर्वज बाबर के पूर्वज जो मध्य एशियाई लोग थे, पहले आते थे, लूटपाट मचाते थे, युद्ध करते थे, जितनी भी चीज़ें वो युद्ध में लूटपाट से प्राप्त करते थे उसको लेते थे और चले जाते थे। वो वहाँ रह के शासन नहीं करते थे, वो वापस अपने स्वदेश लौट जाते थे। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। बाबर ने यह संकल्प लिया कि वह वापस नहीं जाएगा, वह भारत में ही रह के शासन करेगा। ये चीज़ें राजपूत के राजा राणा सांगा को भाई नहीं, और राणा सांगा बाबर के खिलाफ ही षड्यंत्र करने लगा। बाबर को जब राणा सांगा ये सारी बातें पता चली तो राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था। राणा सांगा ये सोचता था कि बाबर भारत आएगा, अफगानों से युद्ध करेगा, अफगानों को शक्ति विहीन करेगा, अफगानों को लूटेगा और उनसे जो उसको धन की प्राप्ति होगी वह धन लेके वापस काबुल लौट जाएगा, और उसके बाद राजपूतों का दिल्ली पे अधिकार हो जाएगा और राजपूत हिंदू राज्य की स्थापना करेंगे और भारत में राजपूतों का शासन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने पे युद्ध होना बाबर और राणा सांगा के बीच स्वाभाविक था। देखिए बोर्ड पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने
बादशाह बना दिया। और जब खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, और इसमें जब बाबर को विजय हासिल हुई तो उसने बाबर के जीवन में स्थायित्व, इससे बाबर के जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब यह है कि बाबर का घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया, उसका जो अस्थिरता उसके जीवन में थी वो सारी चीजें समाप्त होके उसका जीवन स्थिर हो गया। जब बाबर अफगानों को पराजित करने के बाद दिल्ली में रहने का पूरी तरीके से मूड बना लिया था, तो अफगान लोग उसके इस कार्यों से खुश नहीं थे और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। और जब विरोध करना शुरू किया तो बाबर स्वभाव से बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसने जो अफगान उसका विरोध कर रहे थे उसने दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और उनको मार भगाया और उनके साथ युद्ध करके पूरी तरीके से उनको परास्त कर दिया। कुछ अफगान लोग थे जिनमें मैं अगर कुछ लोगों का नाम लूं तो उसमें एक नाम है हसन खां मेवाती, दूसरा है महमूद लोदी और तीसरा है आलम खान लोदी। ये वो प्रमुख अफगान हैं जो जाके मेवाड़ के राजा राणा सांगा से मिल गए और उससे बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उसे प्रोत्साहित करने लगे। वो ये कहने लगे कि बाबर अब यहीं दिल्ली पे शासन करेगा, वो वापस काबुल नहीं जाएगा और इसीलिए उसने लोदी वंश का अंत किया और मुगल वंश की स्थापना की। ये सारी चीजें राणा सांगा को अच्छी नहीं लगी। राणा सांगा ने भी पूरी तरीके से बाबर के साथ युद्ध करने का विचार बना लिया, लेकिन राणा सांगा खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना पर अपना अधिकार करना चाहता था। बयाना पर उसका अधिकार करने का मूल उद्देश्य उसको अपनी आर्थिक रूप से वो अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत करना चाहता था। जब वह बयाना की तरफ प्रस्थान किया तो उस समय वहाँ पे बयाना पे कहाँ पे, जब मेवाड़ का राजा राणा सांगा बयाना की तरफ प्रस्थान किया उस पे अधिकार करने के लिए, तो बयाना पे उस समय जिस व्यक्ति का अधिकार था उसका नाम था निजाम खां। निजाम खां राणा सांगा से काफी भयभीत हो गया और वह भाग के बाबर के पास गया। उसने बाबर के यहाँ शरण ली, उसने अपने दुर्ग बयाना को बाबर को सुपुर्द कर दिया। बाबर ने निजाम खां को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उसको पूरा आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी जगह बयाना में बाबर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसका नाम था मेहदी ख्वाजा। इधर बोर्ड पे देखेंगे उसका नाम था मेहदी ख्वाजा। ये वो व्यक्ति है जो निजाम खां की जगह पे नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो बाबर के द्वारा नियुक्त किया गया है। लेकिन बाबर ने जिस उद्देश्य से इसको बयाना में नियुक्त किया था उसमें वह असफल रहा। क्यों? क्योंकि राणा सांगा ने बयाना पे अधिकार कर लिया और ये मेहदी ख्वाजा को पराजित कर दिया। देखिए किस तरीके से खानवा के युद्ध से पहले मेवाड़ का राजा राणा सांगा जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। क्योंकि देखिए युद्ध जब आप कोई भी युद्ध करने जाते हैं तो उसके लिए धन, संपदा, शक्ति, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसी उद्देश्य से उसने ये सोचा कि वह बयाना पे अधिकार करेगा तो उसके जो वहाँ के लोग होंगे उस पर उसका आधिपत्य होगा, अधिकार होगा, तो उसकी सैनिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि होगी, वहाँ से उसको कुछ धनराशि मिलेगी जो उसको युद्ध लड़ने में अपने सेनाओं के खर्च का वहन करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो और जब उसने बयाना पे अधिकार कर लिया तो काबुल के एक ज्योतिष थे, उनका नाम जो है मोहम्मद शरीफ था। मोहम्मद शरीफ था जो काबुल के ज्योतिष थे। उन्होंने यह घोषणा की थी कि खानवा के युद्ध में बाबर विजयी नहीं होगा। जब इस बात का पता बाबर की सेना को चला तो उसकी सेना
का जो धैर्य था, जो आत्मविश्वास था, जो मनोबल था, वह पूरी तरीके से टूट गया और उसकी सेना हतोत्साहित हो गई। लेकिन देखिए, वही दूसरी तरफ बाबर के अंदर इतना आत्मविश्वास था, इतना धैर्य था कि वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी सेना के अंदर फिर से जान फूंका, उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और उसने कहा कि हमें काफिरों के विरुद्ध, उसने जिहाद का नारा दिया। इसका कहने का मतलब ये था कि हमें धर्म युद्ध के लिए काफिरों से युद्ध करना है और हमें जरूर विजय मिलेगी। इसके लिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह यह भी जानता था कि अगर उसकी सेना चाह दे तो खानवा का युद्ध जीतना उसकी सेना के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार बाबर ने जब अपनी सेना में आत्मविश्वास और हिम्मत डाला, उनका मनोबल बढ़ाया, तो उनकी सेना के अंदर वो विश्वास वापस आया और उनकी सेना इस युद्ध में लड़ने के लिए फिर से पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरे हिम्मत के साथ एकजुट हो गई और इस युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार हो गई। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद बाबर शराब पीता था। उसने नाटकीय ढंग से सबके सम्मुख अपने आप को शराब वह कभी नहीं पिएगा, इस तरीके से उसने अपने आप को पेश किया। और इसके अलावा उसने जो उसका प्याला था, जो उसके बर्तन थे शराब के, उसने सभी को तोड़वा दिया और उसने संकल्प लिया कि अब वह कभी शराब नहीं पिएगा। इसके अतिरिक्त जो गजनी से शराब आया था उसके पास, उसने उस शराब में नमक डलवा दिया। कहने का मतलब ये था कि उसने अपनी जनता को ये बात बताया और अपनी जनता को ये कहा कि अब वह कभी भी शराब का सेवन नहीं करेगा। इसके अलावा उसने जो उसकी मुस्लिम प्रजा थी उन पे जो व्यापारिक कर लगता था, या हम यूँ कहें जिसको हम तमगा भी कहते थे, तो इस कर से उसने अपनी मुस्लिम प्रजा को मुक्त कर दिया। ये सारी चीज़ें जब उसके द्वारा की गई तो उसकी जनता के बीच में उसकी जो सैनिक थी या जो उसके लोग थे, उसके बीच में एक अच्छा मैसेज गया। उन पे एक उसकी उन लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी और उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाया कि वह अपनी आखिरी सांस तक इस युद्ध में बाबर के साथ लड़ेंगे। तो जो खानवा का युद्ध था, देखिए किस तरीके से बाबर इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसके अंदर इतना धैर्य था, वो किसी चीज़ों से विचलित नहीं होता था। उसकी सेना का आत्मविश्वास एक समय के लिए टूट गया था, लेकिन उसने फिर से अपनी सेना को सुसंगठित किया, मजबूत किया और युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और अंततः वह इस कार्य में सफल भी हुआ और उसकी सेना ने कुरान पे हाथ रख के कसम तक खाया कि वह युद्ध में आखिरी सांस तक बाबर के साथ लड़ेगी। अब देखिए, जब खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच सीकरी से 10 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया, तो इस युद्ध को लेके बाबर ने क्या क्या नीतियां बनाई होंगी या राणा सांगा ने क्या क्या नीतियां बनाई होंगी, क्योंकि युद्ध देखिए जब दो पक्षों में युद्ध होता है तो कोई भी पक्ष हारना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सोचता है कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तो अब हम आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं कि बाबर जो था, जो पानीपत के जो प्रथम युद्ध था उसमें उसने जिन पद्धतियों का उपयोग किया था युद्ध जीतने के लिए, जैसे उस्मानी पद्धति हो गया, तुलुगनुमा पद्धति हो गया, तोपों का जो उसने प्रयोग किया था, इन सारी पद्धतियों का प्रयोग उसने अपने खानवा के युद्ध में भी किया। उसने अपनी सेना को जैसे पंक्तियों में सुनियोजित किया था पानीपत के युद्ध में भी, ठीक उसी तरह उसने खानवा के युद्ध में भी अपनी सेना को दाएं, मध्य, बाएं, अग्रिम और चारों तरफ सुरक्षित पंक्तियों में व्यवस्थित किया था।
उसकी जो दाएं सेना की पक्ष की जो कमान थी वो हुमायूं के द्वारा देखा जा रहा था, और जो उसके बाएं सेना का जो उसकी बाएं पक्ष की सेना की जो कमान देख रहा था वो मेहदी ख्वाजा के द्वारा देखा जा रहा था। इस प्रकार बाबर ने अपनी सेना को पूरी तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध की तरह ही सुव्यवस्थित किया था। और दूसरी तरफ राणा सांगा, जो कि 15 मार्च 1527 ईस्वी को बसावर से खानवा के लिए चला, तो वह भी अपने सैनिकों को दाएं, मध्य और बाएं तीनों तरफ व्यवस्थित किया था। अब दोनों सेनाएं देखिए, अपने दोनों राजाओं द्वारा अपनी अपनी सेनाओं को किस तरीके से युद्ध जीतने के लिए सुव्यवस्थित किया जा रहा है। अब युद्ध शुरू होने वाला है। जब युद्ध शुरू होता है तो इस युद्ध में जो बाबर की सेना होती है वो पूरी तरीके से डट के राणा सांगा की सेना का मुकाबला करती है, और इसमें राजपूत सैनिक बहुत ही बड़ी संख्या में मारे जाते हैं, और राणा सांगा स्वयं युद्ध स्थल पे घायल हो जाता है। और जब वह अचेतन अवस्था में होता है तो उसके सैनिकों के द्वारा उसे युद्ध स्थल से हटा दिया जाता है, और इस प्रकार बाबर की सेना जो पूरे साहस का परिचय देते हुए इस युद्ध को भी जीत लेती है, और बाबर अपने आप को विजयी घोषित कर देता है। अगर एक चीज मैं और आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि अगर हम बाबर और राणा सांगा की सेना के अनुपात की बात करें तो उसमें दो विद्वान हमारे सामने हैं। एक रसब्रुक विलियम है जो ये कहते हैं कि बाबर और राणा सांगा का जो अनुपात था वो 1:8 था, जो कि उतना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो होता है, एक विद्वान थे जिनका कहना ये था कि जो बाबर और राणा सांगा है, जो बाबर और राणा सांगा है, उनका जो सैनिक अनुपात था वो 1:2 था। उस विद्वान का जो नाम है वो A.L. श्रीवास्तव है। तो ये ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार जब बाबर ने खानवा के युद्ध को जीत लिया तो बाबर गाजी अर्थात काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजय का खिताब धारण कर अपने विजय की घोषणा किया। यूं कहें तो बाबर अपने विजय की खुशी का इजहार कर रहा था। और मंगोलों की देखिए एक परंपरा और थी कि जब वो किसी के साथ युद्ध लड़ते थे और जब उन्हें पराजित करते थे या उनको युद्ध में मारते थे तो वो उनके सर को जब उनका सर काट देते थे तो वो मुंडों के ढेर लगवाते थे। ये उनकी परंपरा में आता था, और ये उनकी जो परंपरा थी मुंडियों का ढेर लगवाना, ये उनकी परंपरा खुशी की परंपरा थी। ये इस कार्य को करके वो अपने जीत के खुशी का इजहार करते थे। तो इस प्रकार अब हम ये देखेंगे कि इस युद्ध का अंततः परिणाम क्या निकला। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि बाबर इस युद्ध में जीत चुका है, और इसका बहुत बड़ा परिणाम ये निकला कि बाबर के जीवन में स्थिरता आ गई। अब तक जो वो अस्थिर और घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, जो उसको ऐसा लगता था कि मेरा राज्य मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये सारी समस्याएं उसके सामने से खत्म हो गई, और उसका जीवन एक बेहतर जीवन हो गया। अब देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो राजपूतों से और अफगानों से उसको निरंतर चुनौती मिल रही थी। ये लोग संयुक्त होके जो इसको यहाँ से भगाना चाहते थे या इसको हटा के राजपूत लोग या अफगान लोग फिर से दिल्ली पे शासन स्थापित करना चाहते थे। तो ये सारी समस्याएं इसके सामने से खत्म हो गई, और अंततः जो मेवात पे भी इसने अधिकार कर लिया, वहाँ पे आक्रमण किया, उसको अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार बाबर अपनी साम्राज्य का देखिए धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार कर रहा है और किस तरीके से वह शक्तिशाली होते जा रहा है।
और बाबर जब खानवा का युद्ध जीत लेता है तो उसके जो सैनिक होते हैं वह अपने सैनिकों को वापस स्वदेश काबुल लौटने की अनुमति दे देता है और अपने पुत्र हुमायूं को बदकसा जाने का आदेश देता है। बस मैं इतना ही इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था कि किस तरीके से देखिए बाबर खानवा का युद्ध भी जीत लिया। इससे पहले उसने पानीपत का युद्ध जीता था, अब खानवा का युद्ध जीत लिया। अभी आगे वो चंदेरी का युद्ध होगा, चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, उसके बाद वह घाघरा का युद्ध लड़ेगा, जिसके विषय में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो से संबंधित सारी सूचनाएं मिल सके। नमस्कार साथियों।